नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं शिवसेना या शिंदे सेना। दरअसल महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम जरवाल को एक दूसरा पत्र भेजा है, जिसमें पुष्टि की गई है कि एकनाथ शिंदे विधायिका में उनके समूह के नेता बने रहेंगे। पत्र में कहा गया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता होंगे, जबकि भरतशत गोगावाले शिवसेना के मुख्य सचेतक होंगे। इधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एकनाथ शिंदे और 11 अन्य बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर इन 12 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, जिसकी मांग भी की थी। और अब शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी कहा कि बैठक में पहले सभी विधायकों को एक नोटिस दिया गया था, जो भी बैठक में शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच कई बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग के बीच एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया है, उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व वाला समूह असली शिवसेना है। शिंदे ने ये कहते हुए पलटवार किया कि वो और उनके समर्थक अयोग्यता की धमकियों से भयभीत नहीं होंगे। गुरुवार देर रात पोस्ट किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला में शिंदे, जो 37 शिवसेना विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने कहा कि संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुसार विधायिका की कार्यवाही के लिए एक पार्टी व्हिप जारी किया जाता है, न कि पार्टी बैठक में भाग लेने के लिए। इधर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि शरद पवार सभी को ये धमकी दे रहे हैं कि विधानसभा में आकर दिखाओ। वो आएंगे ही और अपने मन के अनुसार मतदान करेंगे। उनका एक बाल को भी धक्का लगा तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत, तुम्हारे कितने विधायक रह गए हैं, मतदान की अपेक्षा मत करो, हार की करो। इस पर अब शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पवार साहब को धमकियां देने का काम कर रहा है कि आपको घर नहीं जाने देंगे। इस पर बीजेपी नेतृत्व का क्या कहना है? कुछ लोग हमें धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग पवार साहब को घर नहीं जाने की धमकी दे रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसके बारे में गृह मंत्री और पीएम मोदी को ध्यान देना चाहिए। शिवसेना एक महासागर है, लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन हम इन लहरों से नहीं डरते। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है, आप आइए। अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। गृह मंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी, और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। जब आराम पवार साहब से क्या चर्चा हुई? पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको दुश्मन। चलिए, तो इसी बीच एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें संसद भवन से दिखाते हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू नामांकन कर रही हैं। चलिए, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र पर बात कर लेते हैं, लगातार जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसके गिरने की उम्मीदें लग रही है, क्योंकि अब जो तमाम एक मैजिक जो फिगर कहा जाता है 37 नंबर का, वो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पास है, और एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, और किसी भी तरीके से जो बहुमत है वो आंकड़ा हमारे पास है। और अब शिंदे सेना जो है वही शिवसेना होगी, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा है कि जो शिवसेना है वही अब शिंदे सेना, जो एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना के अब नए नेता होंगे।
और दूसरी तरफ नासिक में या फिर तमाम जो चीज़ें हैं बाकी अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर आप ये समझिए कि जो तमाम चीज़ें हो रही है उसमें एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी चलिए तो अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, शिवसेना या शिंदे सेना। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय चल यही रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है उसको लेकर अब तमाम जो राजनीति है वो गर्मा गई है और आम जनता ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर शिवसेना का असली जो नायक है वो कौन होगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भरत प्रजापति जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, रश्मि सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और रजा रिजवी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत प्रजापति जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से शिंदे सेना एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी 37 का जो मैजिक फिगर है वो उनके पास है। अब ये मैजिक फिगर जब उनके पास है तो असली नेता वही हुए, इस तरीके का दावा वो कर रहे हैं और दल बदल का जो कानून है उसका हवाला दे रहे हैं। अभी तक जहां तक शिवसेना का बयान है, संजय राउत जी ने भी पहले बयान दिया था कि भाई आप जो चाहते हैं वो सब हम करने के लिए तैयार है, आप एक बार मुंबई तो आइए। तो कहीं ना कहीं इस बयान से आप समझिए कि जितने भी शिवसेना के विधायक यहाँ से गए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जबरदस्ती कोई पावर में कोई दबाव में काम कर रहे हैं और यहाँ आएंगे तो स्थिति क्लियर साफ हो जाएगी कि रियल में वो बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी है और आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ में है। तो ये सब जानते हैं। वहाँ दूर बैठकर अगर आप इस तरह का पत्र व्यवहार करते हो तो उस पर इतना सचोट जानकारी कैसे हम दे पाए। तो ये ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं समृद्धि एक्सप्रेस वे जिसमें घोटाले में शायद कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आया था, उस टाइम पे मंत्री एकनाथ शिंदे जी थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का दबाव है उन पर ऐसा उन लोग पूरा दबाव बनाकर अभी सूरत से गुवाहाटी ले जाना, गुवाहाटी के अंदर उनको होटलों का बिल कौन पे कर रहा है, 7 दिन और एक्सटेंड कर देना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुंबई आ जाएंगे सब विधायक तो स्थिति साफ हो जाएगी। और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं उनको भी समझ लेना चाहिए कि शिवसेना एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जमीनी हकीकत पर आज भी उनके हर जगह पर शाखा प्रमुख है, शाखा हर एरिया में उनके शाखा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी कुछ थाना जैसे एरिया में ही अपना एक वर्चस्व जमा कर अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा, दूसरों के कहने पर और दूसरे लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, जो जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी का हाल किया है बिहार के अंदर, वैसा हाल शायद उनका न हो जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य रखिए, विधायकों को मुंबई आ जाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन किसके सपोर्ट में है। इस तरह के पत्र व्यवहार से हम पूरा गणित का कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये इनके साथ है, इनका पूरा पावर है, ऐसा नहीं कह सकते मुस्कान। लेकिन कह रहे हैं ना बाकी तो एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि 37 नंबर का जो मैजिक फिगर होता है, 37 का इसलिए कहा जाता है कि 37 विधायक जिसके पास होंगे वही अब शिवसेना उसका जो लोगो है वो भी उसके पास चला जाएगा, जो चिन्ह है वो भी उसके पास चला जाएगा। तमाम ये चीजें हैं दल बदल के कानून के तहत, तो इसका हवाला वो दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। रश्मि जी, फिलहाल बीजेपी आखिर क्या कर रही है? जी मुझसे आप पूछ रही हैं? आप जी, बीजेपी अपना काम कर रही है। बीजेपी ने अभी हमारी लोकप्रिय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया उनका, और भाजपा अपना कार्य कर रही है। महाराष्ट्र क्राइसिस में पूछ रही हूँ मैं आपसे, महाराष्ट्र क्राइसिस में पूछ रही हूँ बीजेपी क्या कर रही है? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है। पहले उनके घर पर, उनके आवास पर मुंबई में जिस तरीके से चहलकदमी बढ़ी, फिर वो दिल्ली में आए, ये तमाम चीजें पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए, राजनीति तो संख्या आंकड़ों का गेम है। जब महाराष्ट्र में ये सब मचा हुआ है शिंदे और उद्धव ठाकरे जी का, तो भाजपा भी उस पर नजर लगा के बैठी है, देख रही है जैसे भी होगी
जो व्यवस्था बनेगी जैसे भी होगी उस पे वो अमल करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात तो बहुत बिगड़ चुके हैं। जो शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी, बाबा साहब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी, ठीक है रश्मि जी, तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बात शिवसेना की एक बार फिर से कर लेते हैं। रश्मि जी अपनी बात पूरी करें। तो जिस हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर शिवसेना आगे बढ़ी थी, उसी महाराष्ट्र में साधुओं को पीट पीट करके मार डाला गया, और कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। तो शिवसेना अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही वादे जो पूरे नहीं कर पाई, उसी में फंस करके रह गई। और अब उसी शिवसेना के साथ आप गठबंधन में सरकार भी बना लेंगे? जी मुस्कान जी, अब उसी शिवसेना के साथ आप गठबंधन में सरकार भी बना लेंगे महाराष्ट्र में? हमने तो शिवसेना के साथ बहुत बार गठबंधन में सरकार बनाई है, ये कोई नई बात तो है नहीं। हमारे पास अगर संख्या होती है, हमारे पास 107 की संख्या है, और उनके शिवसेना के सैनिक अगर हमारे पार्टी में आकर के हमको समर्थन देने को तैयार है, तो ये तो राजनीति है। राजनीति में तो इसका हर व्यक्ति इंतजार करता है। राजनीति इसी को कहते हैं कि पल पल की खबर रखिए, पल पल पे इस पे हल निकालिए। ठीक है रजा रिजवी जी, ये जो बात रश्मि जी ने कही कि राजनीति इसी का नाम है कि पल पल में आप देखते रहिए और अपना हल निकालिए, अपना मतलब निकालिए, ये आखिर कितना आप इस बात से सहमत है? अभी खुद रश्मि जी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर साधुओं की हत्या हुई, और अब बीजेपी उसी शिवसेना के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने के बाद सबसे पहले तो जो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का हुआ था वो फडणवीस साहब का हुआ था, और उप मुख्यमंत्री उसमें पवार साहब बने। तो ये हर पार्टियां चाहती हैं, जाहिर सी बात है, ये बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, 105 उसके एमएलए जीत के आए थे, बड़ी पार्टी होने के नाते आमंत्रित भी किया राज्यपाल ने और उन्होंने शपथ भी लिया। तो हर पार्टियां ये चाहती हैं कि सत्ता के अंदर हम रहें, सत्ता से हम दूर न रहें। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और वो चाहेगी महाराष्ट्र के अंदर भी मेरी सरकार रहे, तो अच्छा है। इसके लिए वो अटेम्प्ट भी किए, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। लेकिन 2.5 साल सरकार रहने के बाद कुछ अंदर अंदर क्या क्या पका क्या नहीं पका। उद्धव ठाकरे 1 महीने के लिए वो अपना ऑपरेशन था, कोई ऑपरेशन कराने चले गए, उस ऑपरेशन की वजह से वो जो है लोगों से मिल नहीं पाए, अपने एमएलए से, मिनिस्टर से। तो हवा उड़ गई कि साहब ये है। अभी आप देखिए अयोध्या आए थे आदित्य आए थे जो है ठाकरे के साथ, ये भी थे, एक नाथ शिंदे भी मौजूद थे साथ में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग थे। अभी उसी के 2 दिन के बाद इतना बड़ा मसला हो गया कि उनके पास धीमे धीमे एमएलए पहुंचने लगे। और आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने देखा कि जो हमारे एमएलए जो है वो गुजरात से जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, असम पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि हम छोड़ ही देते हैं जो है वो जो सरकारी आवास है मेरा, और सरकारी आवास छोड़ दिया, चले गए वो कि कहीं ये ना लांछन लग जाए कि वो बिल्कुल जो है वो मुख्यमंत्री के उससे चिपके हुए हैं। ये कैसे सैनिक हैं, ये कैसे जो है साहब है, ये साहब खाली मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। छोड़ दिया उन्होंने, चले गए वहाँ। देखिए ऐसा है कि वहाँ शिव सैनिक हर जिले में, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ थाने एरिया में रहती है और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में ब्रांच मैनेजर है, मैं भी मुंबई जाता रहता हूँ। मैंने देखा है कि शिवसेना के कार्यालय, उनकी शाखाएं हर छोटी छोटी जगहों पे है, जहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, जहाँ उनका स्टाफ बैठा हुआ है, वो राशन कार्ड है या किसी को उज्ज्वला योजना, मतलब तो योजना यहाँ की बात है, या जो भी मतलब आवास की योजना है, सफाई योजना है, अस्पताल की दवा की योजना है, जो भी योजना है, उन योजनाओं को बैठ के वो भरते हैं और भरने के बाद काम कराते हैं लोगों का। और शिवसेना वहाँ बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि एमएलए जो इधर उधर जा रहे हैं, ये जो अपने क्षेत्र में आएंगे तो जनता इनसे पूछेगी। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं पूछेगी, शिवसैनिक इनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या हो गया साहब, कुछ और भी क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। और मैं एक चीज मुस्कान आपको बताऊं, अगर इनके पास गणित होता तो राजनीति में जिसके पास गणित पूरी होती, तड़पड़ कार करके और शपथ ले करके वो पूरा अपना काम शुरू करता है, इतना देर नहीं लगाता। तो बहैसियत जो है वो पत्रकार, मैं समझता हूँ कि अभी एक नाथ शिंदे के पास वो गणित नहीं है। जो एमएलए यहाँ 2 एमएलए यहाँ से गए सूरत के बाद गुवाहाटी गए,
वहीं रुक गए। वो तो गए थे, भेजा था शिवसेना ने उनको, जाओ भाई वहां देखो क्या है, 2 MLA वहीं रुक गए। तो आप अगर रुक गए 2 MLA तो इसका मतलब थोड़ी कि 2 MLA उन्हीं के हो गए। वैसे बहुत विधायक वहां पर हैं, और आप देखिए कि शिवसेना ने हर चाल चल दिया, कोई चाल नहीं। राउत ने कह दिया कि ठीक है हम एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं करेंगे, आओ बात करो। अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे, नहीं आ रहे हैं वो लोग, आओ भाई तुम्हें किसी और को चीफ मिनिस्टर, एक नाथ शिंदे तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनना हो, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हर बात तो शिवसेना ने कह दिया शिवसेना को मनाने के लिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर वो लोग अपना अटके हैं किसी बात पर, लेकिन ऐसा है कि वो शिव लेकिन सैनिक रिजवी है। साहब देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं, रिजवी साहब, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि आप दोनों पार्टियों से गठबंधन तोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ गठबंधन करिए और सरकार बनाइए, हम वापस आ जाएंगे। ये एक शर्त रखी है उन्होंने। तो राउत ने कहा ना, राउत ने तो कहा कि भाई तुम आओ, तो तुम लोग मुंबई आओ, हम वो भी कर देते हैं। जबकि एनसीपी में बड़ी खलबंडल बन गई राउत के बयान से ये कि तुम लोग आओ बात करो, हम लोग उनका भी साथ छोड़ते हैं। हमें अपनी शिवसेना बना के रखना है, हमें अपना संगठन बना के रखना है, तुम आओ तो उनसे बात तो करो, हम छोड़ देते हैं उनका साथ। इससे ज्यादा और नीचे जाके बात क्या करेंगे। लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के दिल में क्या दहशत है क्या नहीं है। लेकिन उन लोगों का कहना भी है, राहुल का कहना है कि अगर मुंबई आएंगे वो लोग, मुंबई आने के बाद फ्लोर पे अगर टेस्ट होगा तो फ्लोर पे जो है हमारी सत्ता रहेगी, जो सत्ता है। उधर वो कह रहे हैं शरद पवार कि भाई हमने 5 साल के लिए समर्थन दिया था। ठीक है रिजवी साहब, ये फ्लोर टेस्ट की अगर बात होती है तो इसमें देखिए एक केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है, मैं नाम ना लूं तो ज्यादा बेहतर होगा रश्मि जी। जिस तरीके की वो एक धमकियां दे रहे हैं पवार साहब को, आपने उनका ट्वीट तो पढ़ा ही होगा। वो कह रही हैं कि अगर एक भी विधायक का बाल भी उखड़ा, बाल भी हिला तो आप देख लीजिए घर जाने लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके के ट्वीट किए उन्होंने, देखा होगा आपने। किसने किया है? नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री। हाँ नारायण, लेकिन पवार जी ने अपने मुंह से ये बात नहीं कही, इसको राउत कह रहे हैं और नारायण कह रहे हैं। लेकिन नारायण राणे जो है उन्होंने ये ट्वीट किया है, शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। तो शरद पवार जी आकर के ये बात कहे ना सामने आकर के। अरे ट्वीट है, आपको आप ट्विटर पर देख लीजिए, ट्वीट है उनका। नारायण राणे ने ट्वीट किया है, आप देखिए अभी उनका ट्विटर हैंडल खोलकर देख लीजिए, ट्वीट किया उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं है, इतने खुले में अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो छोटी बात तो है नहीं। तो धमकी तो इधर से भी दी जा रही है, तो धमकी का जवाब धमकी होगा। धमकी तो शिवसेना से नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि धमकी दी जानी चाहिए। नारायण राणे के ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए मुझे। ये मैंने ट्वीट को देखा नहीं, इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगी। मैं चलिए ठीक है, आपके पास आपका फोन होगा ना, आपके पास आपका फोन होगा, अभी देख लीजिए उनका ट्विटर हैंडल खोलकर। तब तक मैं आती हूँ भरत जी के पास से। अभी देखिए उनका ट्विटर, उसके बाद मुझे जवाब इस पर चाहिए आपसे। भरत प्रजापति जी, ये जो नारायण राणे का ट्वीट आया है, इस पर संजय राउत ने भी बयान दिया। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो धमकियां दी जा रही है, इस पर प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इस तरीके की धमकियां, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मुस्कान जी, ये धमकियां, इसमें ऐसा नहीं है कि नारायण राणे जी के शब्द है, इसमें पूरे बीजेपी के नेताओं के शब्द मिक्स है। और नारायण राणे शायद ये भूल जाते हैं कि मैं भी आज जिस जगह पर हूँ वो भी बाला साहेब ठाकरे की देन है। तो उनको शायद दिमाग में एक चीज रखना चाहिए, बाला साहेब ठाकरे को अगर वो मानते हैं, आदर विचार सम्मान देते हैं, तो उनको ये सब चीजों ध्यान में रखनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो बाला साहेब ठाकरे की वजह से है। और रही बात धमकी की, तो इसमें नारायण राणे के शब्द नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के नेताओं के शब्द होंगे। जिस हिसाब से अभी बीजेपी की प्रवक्ता जो बैठी है रश्मि सिंह जी बता रही थी कि हिंदुत्व का नारा। अरे भाई, आपका कौन सा हिंदुत्व है? आप मुझे बता दीजिए आपका हिंदुत्व का क्या एजेंडा है। एक भी हिंदू का भला, कौन से हिंदू का भला किया? आप साधु की बात कर रही थी, उत्तर प्रदेश में क्या साधु को नहीं मारा? कमलेश तिवारी की हत्या, एक ब्राह्मण नेता की हत्या किसने की? उसकी जांच आपने करवाई क्या? आप सिर्फ हिंदुत्व करते हो, आपका झूठा हिंदुत्व है और लोगों के सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया। अब आप देखेंगे हनुमान चालीसा की बात करें, कौन से घर में, कौन से मंदिर में, कौन से शहर में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा रही? भाई, आप जब मुख्यमंत्री को चैलेंज करके बोलोगे कि मैं तुम्हारे घर में आके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आप इस चीज पे नहीं बोल रहे हो कि भाई ये इस तरह की धमकी दे के आप भगवान का नाम को, भगवान हनुमान जी जिनको हम आराध्य मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के देवता, उनको इस तरह से हम रोड पे, रास्ते पे लेके आएंगे उनके नाम को?
देखिए इनका झूठा हिंदुत्व है और शिवसेना ने अपना हिंदुत्व कहाँ छोड़ा है बताइए। आदित्य ठाकरे अभी अयोध्या गए थे, भगवान राम के दर्शन करके आए, पूरा उत्तर प्रदेश में उनको मान सम्मान मिला। आप बताइए ना, आपका हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व कौन सा डिफरेंट है? आपका हिंदुत्व ये है कि लोगों को आपस में लड़ाना और खून की नदियां बहाना। आज का ये साफ हो गया। आपके सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी, जो एहसान जाफरी जो कांग्रेस के नेता थे, उनका आज केस रफा दफा कर दिया। आप इस चीज से बात करिए। गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 28 फरवरी को एहसान जाफरी को किस तरह से जला दिया था, चारों ओर से लोगों ने मिलकर। वो 64 लोगों की बात करिए, उनको बरी कर दिया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी थे। आप इस चीज से बात नहीं करोगे। न्यायिक प्रक्रिया आप लोग ने खत्म कर दी है, न्याय नाम की सिस्टम खत्म कर दिए। आज नोटों के तौल पर आप लोकतंत्र को खरीदने निकले हो, इस चीज की आप बात नहीं करोगे। आप हरदम जहां जहां देखते हो मीठी गोली लोगों को दे देते हो, हिंदुत्व, भगवान राम। अरे क्या आपके 2014 से भगवान राम को मानने वाले इस देश में आए क्या? इसके पहले नहीं थे क्या? वर्षों से सनातन धर्म है, भगवान राम को ठीक है, ये बात है इसमें बीच में मत लाइए भरत जी। यहाँ पर महाराष्ट्र पे रह लीजिए, बहुत होगा। मैंने इसीलिए कहा, रश्मि सिंह जी तो यहाँ बैठी है, उन्होंने बताया साधुओं को महाराष्ट्र में मार दिया, हनुमान चालीसा का विरोध किया। अरे वो विरोध अलग चीज है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। आप जहाँ देखते हो जय इस तरह की गोलियां लेके आते हो बीच में, इस तरह की फर्जी डॉक्टर की गोलियां लोगों के बीच में लेके जाते हो। आप इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काकर देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। वो आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल, आप उजागर होने और फिर से आप दो सीटों पर आ जाओगे। जैसे आपके 2 सांसद थे और एक भी नहीं था, वो तो कांग्रेस ने अपने 5 सांसदों को भरत जी नहीं। आप पहले आप हिंदुत्व बताइए, मुझे हिंदुत्व के बारे में बताइए। आप सुनिए ना। अरे आप हिंदुत्व बताइए, आप हिंदुत्व बताइए। चलिए भगवान राम के बारे में बोलिए। हनुमान चालीसा बहुत बोलते हो ना आप लोग, चलिए हनुमान चालीसा का 2-4 मंत्र बोल दीजिए, मैं मान जाता हूँ आपको। आप बोल दीजिए ना, हनुमान चालीसा के 2 श्लोक बोलिए। रश्मि सिंह जी, हनुमान चालीसा के 2 श्लोक बोलिए। आप बहुत बड़ी बात कर लेते हो। आपका एक नहीं, साधुओं की हत्या के बारे में कैसा बोला आपने? उत्तर प्रदेश में हत्या नहीं हुई थी क्या? आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में हत्या नहीं हुई थी? कमलेश तिवारी की हत्या किसने की थी? आप बोलिए ना। आप उससे बात नहीं करोगे। आप आदिवासी की बात करते हो। आज गुजरात में आदिवासियों की कितनी जमीन हड़प ली है। आप मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आप देश में क्या संदेश देना चाहते हो? आज गुजरात में आदिवासियों की क्या हाल है, जाके देखिए। भरत प्रजापति जी, इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप? इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मत करिए, डिबेट को गुमराह मत करिए, इधर उधर मत जाइए। गुमराह करने क्या बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र पर रहिए। बोलना चाह रही हूँ, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। जी रश्मि जी, शिवसेना ने तो गलत गठबंधन किया है, इसी का आज ये नतीजा है कि शिवसेना की ये हश्र हुआ है। शिवसेना अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिन उन्होंने शासन किया महाराष्ट्र पे, न किसी साधु की हत्या हुई, और जब से शिवसेना ने इन लोगों का हाथ पकड़ा है तब से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में। और जो आप हमारे छोटे भाई भरत प्रजापति जो बोल रहे हैं कि आप मुझे हनुमान चालीसा सुनाइए और रामचंद्र जी पे बोलिए। हम बचपन से जब पैदा हुए हैं ना, तो मेरी माँ ने अपने गोद में मुझे हनुमान चालीसा हाँ, हमें भी सिखाया। आप बोलिए ना, ज्ञान की बात छोड़िए, बोलिए ना। आप कितने बड़े भगवान हनुमान जी को मानते हैं? नहीं, ये फर्जी है। मैं तो बोलूँगा है, आपका फर्जी हिंदुत्व है। सुनिए, और जो आप की बात कर रहे हैं, लोगों को बात रहे हो, आप उस पर बात नहीं करोगे। आप गुजरात में आरती के समय आपने कानून लेके आया। ठीक है भरत प्रजापति जी, ठीक है, छोड़िए। आप ये बताइए, महाराष्ट्र में अब कांग्रेस क्या करेगी? आप मुझे ये बता दीजिए भरत प्रजापति जी, छोड़िए ये सब बातें। आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस क्या करने वाली है, क्योंकि संजय राउत ने तो ये तक कह दिया है कि, बताइए। देखिए मुस्कान जी, ये हमारा शिवसेना के साथ में जो भी एक गठबंधन हुआ था, एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ था, और उस गठबंधन का पालन हमने भी किया, शिवसेना ने भी किया। जिस हिसाब से उपचुनाव हुए, वहां पर हमारे ही कांग्रेस कैंडिडेट का पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी जगह पे कांग्रेस के कैंडिडेट को ही खड़ा किया, और हमारे दोनों सहयोगी दलों ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और उसको समर्थन किया। तो गठबंधन का जो नियम है, पालन है, तीनों दल ने बहुत बेखूबी निभाया है। ये जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने गठबंधन का, तो मुझे बताइए नीतीश कुमार के साथ में कितना गठबंधन निभाया, आपने पीडीपी के साथ में कितना गठबंधन निभाया, आप बता दीजिए ना। इस तरह से आपने चिराग पासवान के साथ में किस तरह का गठबंधन निभाया। उनके पिता
जी का देहांत होने के बाद में आप चिराग पासवान जी को किस तरह से रोड पर लेके आए, आपने वो चीज भी देखा है। देखिए, इनको सिर्फ अपने मकसद से और अपने नैतिकता की कोई ख्याल रखने बगैर काम करना है, इनको वो सब चीजें। लेकिन हमारे तीनों दलों ने अपने तटस्थ एक विचार के ऊपर मक्कम काम किया है और आने वाले दिनों में जैसे ही वो विधायक मुंबई आ जाते हैं, सरकार में जिस हिसाब से आज आवाज लगाई जा रही है कि सरकार गिर रही है, ये रही है, ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिन मेरा मानना है, जिस दिन विधायक मुंबई में आ एकनाथ जाएंगे, शिंदे तो उस दिन सीधे तक सीधे में- चुनौती दे रहे हैं आपको। एकनाथ शिंदे सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट भी हुआ, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो भी आप हार के लिए तैयार रहिए। सीधी चुनौती है उनकी आपको। नहीं, देखिए, बाद में क्या होना है और दूध का दूध पानी का पानी होना है। मुस्कान जी, मेरा मानना यह है कि जब तक शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है, जैसे हमारे रिजवी साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो शिवसेना एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके हर जगह पे शाखा है और वो शाखा के जितने भी लोग हैं आज भी बालासाहेब ठाकरे के अनुयायी हैं, उनके विचारक आज उनके विचार के साथ जुड़े हैं। आज भी जिस हिसाब से खास करके देखा होगा, महिलाएं कितनी रोड पर आ गई ठीक है। हैं, महिलाएं कितने बेचारे इतने भावुक हो जा रहे हैं कि एक मामूली सा कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता, आंख में पानी आ जा रहा है। तो जिस दिन वो विधायक यहाँ मुंबई में आ जाएंगे, जैसे रिजवी साहब ने कहा, उनसे सवालात होंगे और कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि वो 37 के 37 विधायक जो शिंदे जी बता रहे हैं, शायद ऐसा ना हो कि शिंदे जी अकेले पड़ जाए और बाकी के सब विधायक बालासाहेब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे को अपना नेता मानकर फिर से शिवसेना अपने वापसी रूप में आ जाए। देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं है कि मेरे पास 37 विधायकों का समर्थन है। कहना करना मैं तो ये भी गुवाहाटी में आसान बैठा नहीं है हूं, जो आप कह रहे हैं कि पत्रकार सभी कर रहा हूं। विधायक आपके पास आ जाएं। बेशक ये कहना गलत, ये कहना आप सही कह रहे हैं कि आसान नहीं है, बेशक नहीं होंगे, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि आपके समर्थन में हो। वो तो आगे क्या होगा वो देख लेंगे। रश्मि जी, हाँ, मैं आ रही हूँ। वही देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होना ठीक है, लेकिन ठीक है, आ रही हूँ, जब आ तक रही हूँ, स्थिति आ रही हूँ साफ भरत नहीं होती, प्रजापति जी, जब आ रही तक वो मुंबई में नहीं आ जाएंगे। ठीक है। रश्मि जी, एक बार फिर से वही सवाल मेरा, पढ़ लिया होगा अब तक तो ट्वीट आपने नारायण राणे का। तो आपने देखा संजय राउत ने भी तो धमकी दी है कि असम से गुवाहाटी से विधायक आकर के तो देखे। पहले संजय राउत ने धमकी दी है, फिर नारायण राणे जी ने भी धमकी दी है। धमकियों का तो चल रहा है इस पार से भी उस पार से। और मैं भरत प्रजापति की बात पे थोड़ा सा आप डालूंगी ये आपके कहना, प्रधान। आप मतलब नारायण राणे की बात का समर्थन कर रही हैं। मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन संजय राउत ने भी धमकी दी थी इसके पहले। तो ये समर्थन सबसे ही तो पहले हुआ। उन्होंने ही धमकी देना शुरू किया। ये समर्थन ही तो हुआ। पहले मैं आपको ये बता दूं, संजय राउत नहीं, उन्होंने शरद पवार की बात पर कहा, शरद पवार है वो आए मुंबई में और फ्लोर टेस्ट करें, उसके बाद तमाम चीजें साफ होंगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। ये उन्होंने ये भी कहा कहा था कि पहले हम महाराष्ट्र आकर के तो देखे, फिर बताता हूँ। उन्होंने इस तरह से कुछ धमकी दी है। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आप विधानसभा आकर दिखाओ, विधानसभा में आओगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। ये बयान था शरद पवार का। तो शिवसेना की भी वही जो परिवारवाद है, परिवारवाद ही शिवसेना को ले डूब रहा है। जो कांग्रेस का हाल था, जो कांग्रेस को परिवारवाद। नारायण राणे पर आप सिर्फ ये कह रही हैं कि धमकी दोनों तरफ से दी जा रही है। नारायण राणे पर जवाब नहीं मिल रहा आपका रश्मि जी। अब परिवारवाद मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। मैं नारायण राणे की बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन धमकियों का आदान प्रदान दोनों तरफ से चल रहा है। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। केंद्रीय मंत्री एक संवैधानिक पद पर अगर बैठे हो कोई शख्स, तो उनको शोभा देती है ऐसी बातें कि वो ये कहें कि हाँ, आप ये सवाल उनसे अगर पूछेंगी तो ज्यादा उचित होगा, मुझे लगता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, अपनी बात रखें। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, जिस तरह से कांग्रेस को परिवारवाद ले डूबा, आज तक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। वही कहीं ना कहीं शिवसेना को भी यही लगता था कि बाला साहब के उत्तराधिकारी उद्धव के बाद जो उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे जी को बनाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, मुझे लगता है ये इसी का परिणाम है। और इसके परिणाम का यही हुआ। काश मैं तो ये चाहती हूँ कि कांग्रेस में भी कोई इस तरह से हो और कांग्रेस को भी इसी तरह आईना दिखाए परिवारवाद के खिलाफ। जितनी भी पार्टी है परिवारवाद वाली, उनका यही हश्र होगा आने वाले दिनों में। जनता जागरूक हो चुकी है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। आजकल के हमारे जो विधायक हैं वो भी जानते हैं, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो अपने राज्य के लिए कार्य करे, वही लोकप्रिय शासन दे सकता है। ठीक है, रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से शरद पवार को, बहुत पुराने नेता हैं वो, बहुत कह सकते हैं कि अनुभवी नेता है, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाता है एक राजनीतिक चाणक्य बीजेपी के लिए, शिवसेना के लिए भी पवार साहब जो है वो एक चाणक्य नीति अपना सकते हैं। क्या उनकी चाणक्य नीति डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, पवार साहब बहुत सीनियर लीडर हैं
और अगर आप अमित शाह से आकलन करेंगे तो अमित शाह उनके आगे छोटे हैं। शरद पवार का जो राजनीतिक कद है और जो उनकी कार्य क्षमता है, कितनी बार वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे। नहीं, मैंने कहा जिस तरीके से उनको कहा जाता है, मतलब उनको भी कहा जाता है चाणक्य बीजेपी के लिए, इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि शरद पवार तो उनसे भी सीनियर हैं। हाँ, लेकिन शरद पवार जो है, अगर वो कह रहे हैं कि वो बम्बई आएंगे लोग और बम्बई आने के बाद बहुमत साबित हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का वो आकलन कर रहे हैं। और हमारा कि वो आने के बाद यहाँ जो है सब शिवसेना के हो जाएंगे, हमें लगता है वो अपने राजनीतिक जो उनके अनुभव है उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि शिव सैनिक जो होते हैं, वो शिव सैनिक जो मेले जो जीत के आता है शिव सैनिक का, वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जीत के आता है, अपनी क्षमता पर जीत के आता है। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। तो मेरे जरा से समझते हैं कि हमको चुनाव में जाना है, वो शिव सैनिक हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। शिव सैनिक नाराज हो जाते हैं बहुत बच्चे, क्यों भाई आप बताइए, आप छोड़ के जा रहे हैं, आपको जाना चाहिए, हम लोग आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। तो जब बम्बई आएंगे वो, और बम्बई आने के बाद अगर शरद पवार ने कहा है कि यहाँ आने के बाद जो है वो हम 5 साल के लिए हमने जो है इस सरकार में को समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं वो उनको ये आभास होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले शरद पवार हैं। शरद पवार को आभास होगा कि ये एमएलए जब आ जाएंगे यहाँ बम्बई के अंदर, तो मुंबई में जब आ जाएंगे तो ये लोग सब शिवसेना के साथ हो जाएंगे। और हमारा मुस्कान जी एक छोटा से आपसे ही कहना है कि देखिए 4-5 दिन की गतिविधियां हो गई, कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि साहब हमारे पास 37 आदमी है, कभी कहते हैं 42 आदमी है, कभी कहते हैं 46 आदमी। शुरुआत तो 32 से हुई थी, फिर 36 हो गए, फिर 37 हो गए। लिखा पढ़ी में खाली 16 दिख रहा था, फिर लिखा पढ़ी में सबके नाम और ये साइन और टाइप किया हुआ, फिर 36 तक आया, फिर कहा गया 48 हो गए, फिर कहा गया 50 हो गए, फिर कहा गया कुछ निर्दलीय आ गए। भाई ये सब आ गए तो आ जाओ ना, क्यों नहीं फ्लोर पे बैठ के साफ साफ कहते कि लो भैया भारतीय जनता पार्टी आओ मिलकर सरकार बनाओ, हम तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं गिनती में कमी है। अब आप देखिए कि 2 एमएलए वहाँ भेजे गए थे शिवसेना के उस कैंप से शिंदे के कैंप में, और वो 2 एमएलए गुवाहाटी में आए और रुक गए। तो आप क्या समझते हैं कि वो 2 एमएलए जो भेजे गए थे वो क्या अगर शिंदे के उसमें रुक गए तो शिंदे ने रोक लिया या खुद रुक गए? वो अगर वो 2 एमएलए वहाँ चले थे उद्धव ठाकरे के कैंप से, तो क्या वो शिंदे उनको अगर आना होता उन 2 एमएलए को तो पहले ही शिंदे के कैंप में आ जाते, जो इसने आगे 37, 42, 40 जो कहा जा रहा है। लेकिन वो जब भेजा उद्धव ठाकरे के कैंप, उद्धव ठाकरे के शिवसेना कैंप में कि जाओ वहाँ, तो वो जो वहाँ गए हैं वहाँ रुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप सोचिए मुस्कान जी, इसका मतलब क्या है? अगर ये 2 एमएलए को जाना होता तो पहले ही 3 दिन पहले चले गए होते, वहाँ रुक गए। अब समझ रहे हैं रुक के वो शिंदे के साथ हो गए। आप ही नहीं समझिए कि वो शिंदे के साथ हो गए। जाना होता जो 35 एमएलए गए हैं शिंदे के साथ, वो भी चले जाते चार्टर्ड प्लेन से। लेकिन उद्धव ठाकरे कैंप से वो गए हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, वो फौरन नहीं लौट रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ गणित पक रही है, ऐसा नहीं ठंडा है मामला। और कुछ कहना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचार में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत जल्दी नहीं है कि वो आओ सरकार बनाए। लेकिन अगर शिंदे जिस तरीके से गए थे तो शिंदे फौरन कहते हैं हमारे पास बहुमत है, लीजिए ये और बिल्कुल सरकार बनाइए, और बीजेपी से मिलते हो कहते। भाई उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ कह दिया कि शिंदे तुम आओ, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। यानी आप देखें तो शिवसेना ने अपने तरफ से बहुत अच्छी बात रखी है। और यही इतने जो अभी हमारे प्रजापति जी कह रहे थे, तो मैं तो टीवी पे देख रहा था, कुछ लेडीज, काफी भारी संख्या में लेडीज साहब की सिधाई को देखे कि साहब उन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, चले गए वहाँ, और साहब इतने वो हैं, उनके आंखों में आंसू था। आप क्या समझती है, अगर शिवसेना के आंख में आंसू है तो विधायक अगर वहाँ आएंगे तो विधायकों से अगर ये सब बात करेंगे तो क्या समझती है, विधायक फिर आ जाएंगे। लेकिन यह है कि ये चल रहा है, ये और बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अगर इनके पास संख्या बल होती तो संख्या बल के पास कोई जो है नानुकुल नहीं करता। ये स्टांस बहुत से देखे, जितना देर होता है किसी चीज में वो उतने देरी होती है, तो समझिए कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, फिर वो चीज लाइन पर नहीं बैठ पाती। और जो बहुत तेज होती है वो तेज काम होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। मैं खाली उदाहरण के तौर पर बताऊं,
अगर कोई आत्महत्या करने जा रहा है, गोमती नदी पे खड़ा हो गया और अगर किसी ने टोक दिया फौरन कुछ, तो हो सकता है वो उतर आत्महत्या न करे। आत्महत्या करने के लिए कुछ सेकंडों का टाइम होता है, तब आदमी आत्महत्या करता है, नहीं तो नहीं करता। तो राजनीति में भी बहुत कम टाइम में तेजी से चलता है फ्लैश, और फ्लैश करने के बाद फटाफट और मालूम हुआ शपथ ग्रहण हुआ और मालूम हुआ बीजेपी और शिवसेना की ये शिंदे वाली पार्टी मिलकर सरकार बना ली। देरी का मतलब ये है कि अभी गणित इनके पास नहीं है। देरी का मतलब है कि जो शिवसेना के विधायक हैं वो अभी इस पशुपेश में है कि हम इधर जाए कि उधर जाए। देरी का मतलब है कि जो विधायक जो गए हैं वहाँ से वो वहाँ समझा रहे हैं उनको। ये है, अभी ये बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं है। ठीक है, अभी बात ये भी सामने आई है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई आ रहे हैं, ये भी तस्वीर सामने आई है। हालांकि शिंदे ने ये बात कही है कि अभी तक वो गुवाहाटी में है, लेकिन कुछ देर में अपनी वो लोकेशन शेयर कर देंगे। यानी कि ये है कि एकनाथ शिंदे मुंबई आने वाले हैं कुछ समय में। प्रजापति जी, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, आ जाएंगे मुंबई तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक आपस में शिवसेना के जितने भी है उनके नेता हैं, उद्धव साहब ठाकरे, संजय राउत जी और काफी नेता, वरिष्ठ नेता, आपस में विचार विमर्श करेंगे। और जहां तक तो उद्धव साहब ठाकरे ने कह दिया, मैं तो अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ, आप जिसको बोलोगे उसको बना देंगे। आप बोलोगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, मैं तैयार हूँ, आप बोलोगे उसको बना देंगे। मतलब हर तरह से पूरे शिवसेना ने अपने दरवाजे खोल दिए, कहीं पर भी बाकी नहीं रखा है। रही बात, ये भी कहा हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने भी कह दिया कि भाई हम भी एकनाथ शिंदे को अगर आप मुख्यमंत्री बनाओगे तो हम कांग्रेस उसमें सहभागी में साथ दे रही है, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। जिस हिसाब से हमारा 5 साल का गठबंधन का एक प्रोग्राम तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए सब दरवाजे उनके लिए खुले हैं और आकर बैठे, बातचीत करें और उनको जो चीज मन में दुख रही है उस पर क्लियरिटी करें। यही तो कब से शिवसेना से गुहार लगा रही जा रही है कि भाई आप आइए और बात करिए, मुंबई आइए। वहां से पत्र व्यवहार से आप बात कर करके लोगों में मीडिया में गुमराह करने का और एक शिवसेना का, बाला साहेब ठाकरे का जो नाम इस तरह से पूरे भारतवर्ष में एक जो चल पड़ा था और चल रहा है। चलिए प्रजापति जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से। फिलहाल जिस तरीके से ये जो चीज़ें सामने आ रही है, इसमें रश्मि जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो आ रहे हैं मुंबई में, कुछ समय में वो पहुंच सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कुछ देर में मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा। उन्होंने दबाव का भी सीधे तौर पर इनकार किया है। बीजेपी जो है वो, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि पहले ये तमाम जो विधायक थे वो सूरत में थे, सूरत में आने के बाद इनको असम में गुवाहाटी में लाया गया। और गुवाहाटी एक ऐसी जगह है जहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्व शर्मा, वो जो प्रधानमंत्री है उनके सबसे विश्वसनीय पात्रों में से एक है, इसलिए वहां पर रखा गया उन्हें। ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर। इसमें आरोप की क्या बात है? वो विधायक है, स्वतंत्र है, कोई अबोध बालक तो है नहीं। वो जहाँ चाहे, वो भाई जनता ने उनको चुन करके प्रतिनिधि बनाया है, उनकी जहाँ इच्छा है वो सूरत रुकना चाहे वो सूरत रुक ले, उनको गुवाहाटी चाहिए गुवाहाटी रुक ले। इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? भाई कोई विधायक है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो आपके गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। अगर उनके जाने का उनका इच्छा है वो जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में उनकी जहां भी इच्छा है वो जा करके रह सकते हैं। इसमें भाजपा क्या करेगी? भाजपा किसी छोटे बच्चे को ले जाए कि चलिए, एक क्लासरूम के 40 बच्चे थे, उस बच्चे को बिठा करके बस में ले गई तो माना जा सकता है कि भाई बच्चे थे। ये तो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, इसमें मंत्री है, अपनी इच्छा से ही गए होंगे ना। अच्छा, एक असम कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ये जो असम है ये खरीद फरोख्त की जमीन नहीं है, मैदान नहीं है। ये असम कांग्रेस का आरोप है। कल रात ही ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि असम जो है वो विधायकों की खरीद का कोई मैदान नहीं है। जल्द से जल्द इन विधायकों को वापस मुंबई भेजा जाए, वरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और निकाल दिया जाएगा इन्हें। ये बात कह रही है कांग्रेस। रश्मि जी। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी। असम कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि असम जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त का कोई मैदान नहीं है। असम कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, या तो आप इन्हें वापस भेज दीजिए या फिर असम कांग्रेस निकाल देगी इन्हें। फिर मैंने आपको तो यही बात कही ना, वो अगर उनकी इच्छा है वो आज ही महाराष्ट्र लौट आए। कांग्रेस कह रही है, असम की कांग्रेस कह रही है प्रदर्शन करने को। नहीं तो असम की कांग्रेस प्रदर्शन करे, लेकिन इसमें भाजपा क्या करेगी? भाजपा तो ले नहीं गई है। कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, वो तो विधायक है, अपनी मर्जी से ही गए हैं और अपनी मर्जी से ही वापस आएंगे। इसमें भाजपा बीच में कहाँ से आ गई? ठीक है, बता दीजिए प्रजापति जी। ठीक, प्रजापति जी।
देखिए मुस्कान जी, जिस हिसाब से अभी रश्मि जी बता रही थी कि वो छोटे बच्चे नहीं है, विधायक है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जिस दिन से महाराष्ट्र में हलचल चल पड़ी है, तब से आपके नेताओं ने क्यों रोज अटेंडेंस विधायकों का लेना चालू कर दिया? क्यों मुंबई से बाहर जाना बंद करवा दिया? कोई मुंबई से बाहर नहीं जाएगा, क्यों आपने ये सब चीजें बाहर कर दी उनके साथ में, और रोज अटेंडेंस उनकी ली जा रही है? आप बोलिए ना, क्यों रोज आप अपने बीजेपी के विधायकों की अटेंडेंस रोज ले रहे हैं, रोज उनकी हाजिरी देख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? कहीं ना कहीं देखिए इनके नेताओं का पूरा हाथ है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नोट तंत्र से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पिछले कई टाइम इन्होंने कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये शिव सैनिक है, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी है, और जैसे ही वो मुंबई की धरती पर पैर रखेंगे, उस जमीन को, माटी को जैसे ही पैर रखेंगे, उनको नमन कर बाला साहेब ठाकरे को याद कर वापस वो मातों से चले जाएंगे, और वहाँ उद्धव साहब ठाकरे के साथ बातचीत कर जो भी हुआ उस पर अपनी बात रखकर फिर से एक नई शिवसेना के रूप में, ऊर्जावान रूप में वापस शुरुआत करेंगे। देखिए ये जो शब्द बुलवाए जा रहे थे उनसे, हिंदू है गर्व से कहो, अरे भाई तो कौन हिंदू नहीं ये है? कांग्रेस का डीएनए होगा। नहीं बताइए वाली जो आप राजनीति है, रश्मि जी आप हनुमान चालीसा नहीं बोल पा रही है, फिर से चालू हो गई है। आप हनुमान चालीसा का 2 श्लोक नहीं बोल पा रही है, और फिर से हिंदू की बात चालू कर दी आप। ये कांग्रेस का डीएनए है कि नोट से वोट खरीदती आपको रामायण नहीं पता, फिर से आप हिंदू की बात कर रहे हो। आपको भगवान राम के बारे में नहीं पता, आप फिर से हिंदू की बात कर रहे हो। देखिए सुनिए, ये जो हिंदुत्व की गोली है ना, वो अब बहुत हो गई है इस देश में, और आने वाले दिनों में हिंदुत्व की मीठी गोली अब नहीं चलने वाली है। ये लोग समझ गए हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में फिट होने लगा है। जिस हिसाब से आज आपने अग्नि जवानों को अग्निवीर बना दिया, अरे भाई फिल्मों के नाम से आप जवानों का तुलना करोगे क्या? आप फिल्मों के आप सुनिए ना, मैं तो आपके पास के बारे में सोचती है। सुनिए आपने तलाश कर लिया हो डीएनए, जैसे आप बता रहे हो कि आप लेबोरेटरीज में जाके उसको चेक कर लियो। अरे भाई डीएनए की बात छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए। आज आप कानून अग्निवीर का लेके आए, तो ये लेके आते ना कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर रिटायर होगा वही में आएगा। मैं बोलिए, आप बोलिए, चलिए आप इस बात का समर्थन करती है क्या? मुझे अग्निपथ पर कहाँ पहुंच रहे हैं आप बार बार? प्रजापति जी समझ नहीं आ रहा, डिबेट को इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं आप? 2 मिनट सुन लीजिए, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, पता क्या चलेगा? सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इस बात का समर्थन करती है क्या 4 साल के बाद जो लड़का रिटायर होगा वही लड़का राजनीति में आ सकेगा? नहीं मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए ना, आप बताइए ऐसा कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश को बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, सड़क बेच दी, रेल बेच दिया, पानी बेच दिया, और आप अब बाद में हाथ ऊपर कर लोगे। अब रोजगार कहाँ से दे? यही तो आपकी सिस्टम है। आप यही पैरेलल आर्मी खड़ा करने चाह रहे हो। RSS को लोगों को भर्ती करोगे इसमें, आप RSS की आर्मी बनाओगे, पैरेलल आर्मी देश के खिलाफ खड़ा करोगे। ठीक है प्रजापति जी, ठीक है। आपका एजेंडा रहा अंग्रेजों के साथ में खड़े रहने वाले लोग कौन थे? अंग्रेजों के साथ में खड़े रहने वाले लोग कौन थे? भारत माता की जय नहीं बोलते थे वो लोग कौन थे? आप बोलिए ना। आज आप बहुत हिंदू करते हो, आपको 2 हनुमान। रश्मि जी फिलहाल मुद्दा ये है नहीं, मैं आ रही हूँ प्रजापति जी आपके पास आ रही हूँ। प्रजापति साहब आ रही हूँ आपके पास। रश्मि जी जितने आप, वैसे ये मुद्दा है नहीं, लेकिन जितने बार हिंदुत्व पर आपके सवाल उठा दिए गए, इतनी बार में तो आप हनुमान चालीसा सुना चुकी होती उन्हें। आप बताइए मैं कितनी देर देंगी? मैं पूरी हनुमान चालीसा आपको सुनाऊंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, आपसे दो लाइनें सुनने को कह रहे हैं। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। अब आखिरी का सुना देती हूँ। लाल देही लाली लसे, अरिधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपसूर, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलिए आप तो खुश हो गए होंगे प्रजापति जी आप। नहीं देखिए अब आप श्री राम कृपाल भजुवन सुना दीजिए।
श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भरत सुना दीजिए, आप भरत की सुना दीजिए। नहीं, मैं तो कहूँगा अरे मुझे भरत की दो लाइन सुना दीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए। मैं तो कहूँगा, सच बोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी आप जो बता रहे हैं उसका नाम मैंने पढ़ा नहीं है, और हनुमान चालीसा बोलोगे तो बोल दूंगा, उसमें मुझे वो कुछ नहीं। और भगवान राम के और पूजा बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ, तो हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो उस पर राजनीति क्यों भाई? उस पर राजनीति क्यों? हनुमान भगवान को बदनाम क्यों करोगे आप? अब तो आप भाग रहे हैं हनुमान प्रजापति जी, भगवान को अब तो आप भाग रहे हैं बदनाम क्यों प्रजापति करोगे? जी। आपने कहा, उन्होंने तो सुना दिया। नहीं, सुनिए मुस्कान जी, मैं इनके जैसा झूठा नहीं बोलूंगा। इन्होंने जो भी बोला वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड वाला पार्ट बोला, कुछ नहीं बोला है, पूरा गलत बोल दिया है। मैं कहूंगा मुझे नहीं आता है, मैं इनके साथ ये हो गया कि आप उन्होंने सुना दिया। आप क्या उनसे पूरी हनुमान चालीसा यहाँ पर सुनेंगे? नहीं, सुनिए ना, तो मैं इनके जैसा झूठा नहीं देखिए, बोलूंगा। डिबेट का समय निर्धारित होता है प्रजापति साहब, आप आपस में थोड़ा सा कांटेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सुन लीजिएगा उनसे फोन पर हनुमान चालीसा, सुना देंगे वो आपको। आ रही मैं आपके पास, रिजवी साहब, ठीक है, आप इस मुद्दे को छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप इस मुद्दे को छोड़ देते हैं यहाँ पर। रिजवी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, शुरुआत जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी, शुरुआत जहां से हुई इस पॉलिटिक्स की, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जब एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी उस समय बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने उद्धव ठाकरे को बहकाने की कोशिश की, उनको बिजी किया, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ कर लिया। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं शुरुआत से ही, इस पर क्या कहना है आपका? क्या वाकई बीजेपी का हाथ है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव एमपी राज्यसभा के और विधान परिषद के चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में सीटों के हिसाब से 31 एमएलए या कहीं 37 एमएलए जब वोट देते हैं तो एक एमपी राज्यसभा, एक एमएलसी आदमी बनता है। लेकिन हर पार्टी ये चाहती है कि हमारे जितने विधायक हैं उन विधायकों की संख्या के हिसाब से, अगर हमारे 4 बन रहे हैं एमएलसी उदाहरण के तौर पे, तो चाहता है कि हमारा 5वां भी, अगर 4-5 हमारे एमएलए ज्यादा हैं, एमएलए हमारे ज्यादा पड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से जोड़ तोड़ करके, बचा करके, संख्या बदला करके एक आध एमपी राज्यसभा, एक आध एमएलसी बना लिया जाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना जोड़ तोड़ कोशिश किया तो ये हर पार्टियां करती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हर पार्टियां चाहती है अगर हमारे 3 एमपी जीत रहे हैं राज्यसभा के तो हम 4 अगर जीता ले जाए तो हमारा जो है उच्च सदन में, राज्यसभा में हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये है, लेकिन ये सही है कि यहाँ उतनी सीटें पाना नहीं था, लेकिन उससे एक मिल गई, तो उससे कहीं न कहीं ये हुआ कि साथ शिवसेना के अंदर कहीं न कहीं तोड़फोड़ हुआ है, कहीं न कहीं इसके जो है एमएलए इधर उधर गए हैं, इसलिए जो है वो लोग इधर जीत गए। तो ये सही है कि उसी के बाद से ताना बाना ये उनकी जो है के एमएलए हैं वो उनके पकड़ में नहीं है, वो उनके नकेल में नहीं है। वो उनके जो है नकेल जो होती है, जो एक संगठन अपने विधायकों को जो बांध के रखता है, वो पता चल गया कि ये बांध के नहीं रखते हैं, ये टूट सकते हैं। तो उस टूटन का कोई न कोई तो फायदा ले जाएगा। तो अब शिवसेना को टूटना नहीं चाहिए। अब एक साथ शिंदे तो भाई साथ रहते थे, नगर विकास के मंत्री थे, उसमें जो फैसला करते थे फैसला होता था। आदित्य ठाकरे के साथ वो अयोध्या दर्शन करने आए थे, बहुत पीसफुली दर्शन किया उन्होंने, बहुत मस्ती से दर्शन किया, और साथ ही साथ बिल्कुल से जितनी भी फोटो आप देखेंगे आदित्य ठाकरे के बगल में ही इतना शिंदे खड़े हैं, कहीं दूर नहीं खड़े हैं कि बहुत दूर खड़े हों, बिल्कुल बगल में खड़े हों अयोध्या जब आए थे दर्शन करने। तो कहीं न कहीं ये है कुछ कि खिचड़ी पकी है, और उसका खाली मेन रीजन ये था कि जो 1 महीना ऑपरेशन करा के उद्धव ठाकरे अपना आराम कर रहे थे, लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, तो वो एक कारण ये बना कि साहब वो विधायक से नहीं मिल रहे हैं, मंत्री से नहीं मिल रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो बीमारी के कारण नहीं मिल पा रहे थे। इतनी देरों में लोगों ने अपनी खिचड़ी पकाई, और वो आज खिचड़ी का दिख रहा है। ये जो इतना आज गुवाहाटी और सूरत में सब सुनने को हमको आपको सबको मिल रहा है कि लोग उधर गए, लेकिन ये सही है कि सैनिक जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। वो जल्दी कष्ट मतलब तो अलग छोड़िए, किराने चले गए, और कई बार शिवसेना जो टूटी, कम से कम 3-4 बार टूटी, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये कार्य हो रहा है, आप समझिए। तो वो ठीक है, पार्टियां टूटती रहती हैं, लेकिन तब भी शिवसैनिक बहुत मजबूत होते हैं और बहुत वो अटल विश्वास के होते हैं, वो जल्दी बैठते नहीं है। और जिस तरीके से शिंदे ने इतना इकट्ठा किया है, इतने एमएलए जैसे बता रहे हैं 37 को 40, 42, 50 जितना भी है, इतना जो है कोई एमएलए इकट्ठा नहीं कर पाया है।
लेकिन अब थोड़ा बात करके देखिए होता क्या है। हमें तो ये लग रहा है कि ये गणित जहाँ प्रजापति जी भी कह रहे थे, मेरा भी यही विश्वास है कि अगर मुंबई आ जाएंगे तो मुंबई आने के बाद इन लोगों का मन बदलेगा। अब क्या डर है उनके अंदर, या तो वो एमएलए तो क्रिमिनल, मैं तो नहीं कहूँगा कि मैंने किसी का रिकॉर्ड देखा नहीं है किसी एमएलए का, या तो वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो या तो डरे होंगे ईडी से सीबीआई से या कुछ होंगे, या मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो इकट्ठा होकर के कहीं कुछ हो रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं डर की भावना, लेकिन इसमें सभी डरता वरता नहीं है, कहीं नहीं। और ये मुंबई आएंगे, मुंबई आने के बाद हमें लगता है कि ठीक है, अभी कुछ समय में हो सकता है एकनाथ शिंदे मुंबई आ जाए, क्योंकि खबरें ऐसे सामने आ रही है कि वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। बहरहाल समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जो स्थिति इस समय महाराष्ट्र के राजनीति में बन रही है, अब देखना होगा कि शरद पवार इस डैमेज को कंट्रोल कर पाते हैं या फिर इस बार शिंदे सेना जो है वही शिवसेना की असली लीडर होगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ ही बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।